Hi friends, today we are going to see the topic Rutherford's nuclear model of an atom. इसके पहले के वीडियो में हमने डाल्टन्स और थॉमसन का जो मॉडल है उसे डिस्कस किया है। तो जो रुदरफोर्ड थे उन्हें 1911 में अपना न्यूक्लियर मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया था और ये बहुत फेमसली सेलिब्रेट किया जाता है बाय द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रुदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके कुछ रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद उन्होंने अपना मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया था। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रुदरफोर्ड ने थीन गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था जो कि 10⁻⁻⁴ mm इतने थिकनेस की थी। तो बहुत ही ज़्यादा थीन गोल्ड फॉइल उन्होंने यूज़ की थी और ये जो गोल्ड फॉइल है उस गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है उन्हें बम्बार्ड करवाया था। अल्फा पार्टिकल्स इन्हें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट से इमिट कराए गए थे। ओके और इस अल्फा पार्टिकल का जो इंटरेक्शन है गोल्ड फॉइल के साथ उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था बाय द मीन्स ऑफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो कि गोल्ड फॉइल के अराउंड प्लेस की गई थी। तो यहाँ आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि ये गोल्ड फॉइल बीच में रखी है, साइड में यू कैन सी द फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो एक डिटेक्टर की तरह यहाँ पे वर्क कर रही है। देन यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इमिट हो रहे हैं। ओके और यहाँ पे छोटी सी एक स्लेट रखी है। नाउ ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो रिकॉर्ड किए गए और उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशंस किए गए। ओके हमें पता है जो रुदरफोर्ड थे उनके पहले थॉमसन्स न्यूक्लियर मॉडल जो था वो आ गया था। तो थॉमसन का जो मॉडल था उसका कुछ इस तरह से थॉमसन ने मॉडल प्रेजेंट किया था जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव चार्ज एम्बेड होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो रुदरफोर्ड का मॉडल है उसमें रुदरफोर्ड ने पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस गोल्ड फॉइल में मतलब एटम के अंदर, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट बैक होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स। ये एक्सपेक्टेशंस थे रुदरफोर्ड के कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिफ्लेक्शन शो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे जाते हैं थ्रू दिस गोल्ड फॉइल। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग ऑब्जर्वेशन था जो रुदरफोर्ड को दिखता है। उसके अलावा कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो एक स्मॉल एंगल्स के साथ यहाँ पे स्कैटर होते हैं और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स हैं जो बैक साइड में रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, मतलब बाउंस बैक होते हैं। तो यहाँ पे इट इज बीन मेंशन्ड कि सरप्राइजिंगली 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर हम यहाँ से भेजते हैं तो उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल है जो बाउंस बैक होता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो उसका ओरिजिनल पाथ है उस डायरेक्शन में। बहुत सारे जो लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाते हैं थ्रू द फॉइल। कोई एज इफ कि वहाँ पे बीच में कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं, मतलब गोल्ड फॉइल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इस तरह से अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो जाते हैं। देन बहुत स्मॉल अमाउंट में अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं स्मॉल एंगल्स के साथ, एज इफ कि उन्होंने कुछ ऑब्स्टेकल जो है वो फेस किया हो। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशंस है उन्होंने कुछ इंटरप्रिटेशंस किए और दे कम टू सम कंक्लूजन। तो मॉडल था वो इस तरह से था, बीच में उन्होंने न्यूक्लियस को दिखाया जहाँ पे पूरा मास जो है वो एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिवॉल्व करते हुए प्रेजेंट किया और इस तरह से बताया कि क्योंकि बीच में बहुत स्पेस है, मतलब ये आपके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो है इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, एम्प्टी स्पेस है, जिसके वजह से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे सीधे जा रहे हैं। आप यू कैन सी इन द डायग्राम। अब जो बैक जाने वाला अल्फा पार्टिकल है 20,000 में से जो एक पीछे जा रहा है, दैट इज कि टोटल मास जो है मैक्सिमम पूरा एटम का पूरा मास जो है वो सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है नाउ। और क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और छोटे से जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए अल्फा पार्टिकल पूरा 90 डिग्री के साथ या 180 डिग्री के साथ जो है वो पीछे के डायरेक्शन में बाउंस बैक हो रहा है। और स्मॉल स्पेस में होने के वजह से 20,000 में से सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल है जो बैक डायरेक्शन में बाउंस बैक जो है वो शो कर रहा है।
जो है रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल है उसके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो उन्होंने प्रेजेंट किया वो था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कहाँ बताया उन्होंने, सेंटर ऑफ द एटम होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट जितना भी एंटायर मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। थर्ड पॉइंट उनका था कि जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और टोटल निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो इक्वल रहेगा। ये थॉमसन ने भी कहा था कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज विल बी इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज दे आर अपोजिटली चार्ज, यही रीजन है कि हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एंड द लास्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि वहाँ बहुत सारा मतलब जो आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। तो इस तरह से उन्होंने अपने 5 पॉइंट्स जो है न्यूक्लियर मॉडल के वो प्रेजेंट किया। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड थे, जैसे कि अगर हम लॉ ऑफ फिजिक्स की बात करें, अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है और वो रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। सो इस लॉ को अगर हम देखें तो जो रुदरफोर्ड का मॉडल है वो अनस्टेबल दिखाई देगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो दे विल एक्सेलरेट एंड इन टर्न दे विल लूज द एनर्जी, एंड जब उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी तो धीरे धीरे करके वो न्यूक्लियस में आके बम्बार्ड हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो एटम है वो हो जाएगा अनस्टेबल। लेकिन हमें पता है कि रेडियो एक्टिव एटम्स के अलावा जितने भी बाकी के एटम्स है वो स्टेबल होते हैं। तो इस पर्टिकुलर शॉर्टकमिंग्स को रुदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दिस शॉर्टकमिंग ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वॉज रिमूव्ड बाय एटॉमिक मॉडल जो नील बोर ने प्रेजेंट किया था इन द ईयर ऑफ 1913। तो उनके जो पॉइंट्स थे वो इस तरह से थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन एक कोसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और उनकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो भी फिक्स है एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ये कांस्टेंट रहती है जब वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हो। सो यू कैन सी द मॉडल ऑफ बोर्स। बोर ने पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में बताया जैसे कि रुदरफोर्ड ने कहा था, लेकिन बोर्स ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि हर प्लैनेट की अपनी ऑर्बिट्स होती है, वैसे ही उन्होंने उसको रिजेंबल करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में है और ये एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर है। उन्होंने उनका नाम भी दिया KLMN, शेल्स या ऑर्बिट्स। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ये बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर है तो उनकी जो एनर्जी है वो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दिस इज फिक्स। वो अपनी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी उसी सेम एनर्जी के साथ वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनका नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी को लूज करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑर्बिट्स हैं ये ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल फिक्स है। तो उन्होंने कहा कि जो के शेल है मतलब जो पहला ऑर्बिट है उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी रहती है। अगर हम के शेल से एल, एम और एन शेल की तरफ जाए तो हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो बढ़ते जाएगी। जैसे कि के लेवल की सबसे कम एनर्जी लेवल रहेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनकी सबसे कम एनर्जी लेवल्स रहने वाले हैं। उसके बाद का जो लेवल है एल शेल, इसकी एनर्जी लेवल के शेल से ज़्यादा रहेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को के शेल से एल शेल में जंप करना है मतलब आउटर ऑर्बिट में जंप करना है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी जो वो किसी से एब्जॉर्ब करके फिर के शेल को लीव करके एल शेल में जंप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा वो अगर उतनी ही एनर्जी है तो उतनी ही एनर्जी के साथ वो एल शेल में जंप
नहीं कर सकेंगे। सिमिलरली अगर एन शेल से यानी बाहर के ऑर्बिट से, आउटर ऑर्बिट से अगर इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को जंप करना है तो उन्हें अपनी कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, तभी जाके वो एम शेल में जंप कर सकते हैं। अब वो कितनी एनर्जी लूज करेंगे या फिर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ये डिपेंड रहेगा कि इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस जो है, एनर्जी डिफरेंस जो है वो कितना है। सो वी विल सी दिस डायग्राम इन ब्रीफ हियर। ये अगर यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर, राइट। तो अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एल शेल के अंदर, ओके, तो आउटर ऑर्बिट से अगर इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो वो कुछ एनर्जी जो है वो इमिट करेगा, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जंप कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं बिटवीन ऑर्बिटल्स, लेकिन जब भी ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे अगर इनर से आउटर आ रहे हैं तो, और लूज करेंगे एनर्जी अगर वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं। ओके, एनर्जी डिफरेंस हमने अभी डिस्कस किया। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आप टेबल सॉल्ट जो है, जो हम नमक होता है, उसको अगर हम एलपीजी गैस स्टोव के ऊपर थ्रो करेंगे तो आपको इमीडिएटली कुछ येलो स्पार्क जो है वो दिखाई देगा। सो इफ सोडियम मेटल पुट इन वाटर, और अगर हम उसको वाटर में पुट करते हैं तो इट बर्न्स टू गिव द येलो फ्लेम, तब सोडियम जो है वो बर्न होता है येलो फ्लेम के साथ। वैसे ही ऑन द रोड सोडियम वेपर लैम्प गिव्स येलो कलर लाइट। तो रोड के ऊपर जो आपको लाइट्स आप देखते हो सोडियम वेपर लैम्प के, उसका भी जो कलर है वो येलो होता है। तो इन सभी एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड गोज टू द आउटर मोस्ट शेल when and come back to inner shell by emitting the energy। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, सोडियम के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब भी उसको हम एलपीजी गैस स्टोव में डालते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जाते हैं और फिर से अपने इनर शेल में आ जाते हैं, और उन दैट प्रोसेस वो एनर्जी को इमिट करते हैं जो हमें येलो फॉर्म में दिखाई देती है। अब ये जो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल है सोडियम की टू शेल्स के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, क्योंकि वो फिक्स है, इसलिए हमें हमेशा येलो लाइट जो है वो दिखाई देता है इन ऑल द केसेस। सो दिस डिफरेंस इज सिमिलर टू द एनर्जी ऑफ येलो लाइट, देयरफॉर इन द अबव एग्जांपल सेम स्पेसिफिक येलो लाइट इज इमिटेड। सो दिस आर सम नेचुरल हमारे डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे ये क्लियर होता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं, और हमें शो कर रहे हैं कि दे आर जंपिंग फ्रॉम inner to outer orbit and back to the inner. So I hope that Rutherford nuclear model and Bohr's atomic orbital model is very clear to you. In the next period we will be discussing about the atomic structure and how they are distributed in their electronic configuration. Thank you and have a nice day.